देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये है कि कम से कम अमित शाह ने राहुल गांधी को नेता तो स्वीकार किया। एक लंबे समय तक तो उनको राहुल गांधी नेता ही नहीं लगते थे, लेकिन जब राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर की लंबी अपनी पैदल यात्रा की तो अमित शाह को लगा कि हाँ वो नेता हैं। और मुझे लगता है कि ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए अमित शाह की इस बात का। दूसरा, अब वो जो कह रहे हैं कि उनके दूसरे नेता वो बिगड़ गए हैं, तो आपने कहा ना कि चल रहे हैं, उनके नेता ने क्या क्या कहा था, जर्सी गाय से लेकर के और कौन कौन बछड़ा तक। तो दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है, जो आरएसएस का डीएनए है, वो अपने प्रतिद्वंदी को, मैं दुश्मन नहीं कह रहा हूं, अपने प्रतिद्वंदी को उसको डिफेम करना, उसका दानवीकरण करना, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और वो उस समय भी करते हैं जब वो खुद दलदल में फंसे होते हैं। आप याद करिए, हिंडनबर्ग और बीबीसी, ये दो घटनाएं एक साथ हुई करीब करीब। बीबीसी की जो दूसरी डॉक्यूमेंट्री आई उसी समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी साहब ने कहा कि ये भारत पर हमला है। फिर और तमाम पत्रिकाओं ने अडानी और मोदी के उस काले ऐतिहासिक गठजोड़ को पर्दाफाश किया, तो पूरी पार्टी लग गई कि देखिए ये भारत पर हमला हो रहा है। उसके बाद जवाब कैसे दिया गया? तिरंगे में खुद को लपेट करके स्मृति ईरानी ने कहा कि जनता को इसका जवाब देना चाहिए। अरे जनता को भाई क्यों जवाब देना चाहिए? जो सवाल किया गया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, उसका जवाब जनता को दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। आप जांच कराते, लेकिन आप वहां राष्ट्रवाद का इशू लेकर के आए कि ये देश पर हमला हो रहा है, मोदी जी पर हमला हो रहा है, ये विक्टिम कार्ड आपने खेला। और ये कहते हुए कि बहुत सारे वैश्विक जो शक्तियां हैं वो भारत की तरक्की से ईर्ष्या करने लगी, जबकि हकीकत क्या है वो हम लोग जानते हैं। उसको गिनाने बैठेंगे तो लंबा वक्त चाहिए उसके लिए, कि हम लोग लोकतंत्र के इंडेक्स में कहां हैं, पत्रकारिता के इंडेक्स में कहां हैं, कुपोषण के इंडेक्स में कहां हैं, गरीबी भुखमरी का हाल क्या है, एजुकेशन का हाल क्या है, तो वहां पे कहां पहुंच गए हैं। और दूसरी तरफ जो तलवार लहराते लोग दिख रहे हैं, जो गोरक्षक बने हुए हैं और जिंदा लोगों को जला रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ उनके समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं कि राजस्थान की पुलिस अगर आएगी तो वो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी। इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, आप क्या उम्मीद करते हैं किसी भी लोकतंत्र में, आप छोड़ दीजिए भारत, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस तरह की भाषा हो सकती है क्या? इन्होंने जो देश बनाया है वो बेहद खतरनाक डर भय से व्याप्त, जो राहुल गांधी ने अपने 5 महीने की यात्रा में जो सफलता पाई थी, ये फिर से उसको असफल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो पूरा धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाने की साजिश चल रही है। लेकिन राहुल गांधी कहीं फिर से, अभी वो तो जम्मू कश्मीर में इस समय है, और उस ऊंचाई से बैठ करके वहां पूरा एंजॉय करते हुए दिखा रहे हैं कि देश में इस तरह का अमन चैन भी आ सकता है। ये पर्यटन जो खत्म हुआ है ना, उसमें सिर्फ कश्मीर के लोग ही परेशान नहीं है, बल्कि इस देश का इकोनॉमी पर जो उसको लाभ मिलता था वो भी खतरे में है। तो ये संदेश देना, और मुझे लगता है कि पूरे दुनिया को संदेश देना, ये राहुल गांधी अपनी तरफ से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन इसको भी जिस ढंग से पेश किया जा रहा है, इसको भी डिफेम किया जा रहा है, ये ऐसे लोगों का क्या करेंगे वो, जिसको मैं कहता हूं कि बेशर्मी की हद तक जाकर के आप किसी की आलोचना करें। इन हालातों में अमित शाह क्या करेंगे? राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराए हुए लोग हैं। अब इनको लग रहा है कि 2024 में इनकी जो गाड़ी है वो कहीं फंस न जाए। राहुल गांधी तो इसमें पूरे बर्फ से निकल करके आ रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, इनकी गाड़ी कहीं कीचड़ में ना फंस जाए। जो संपत्ति और खून से के कीचड़ से जो कमल खिलता है, जो अडानी और मोदी जी के जो कारनामे बीबीसी और हिंडनबर्ग ने बताए हैं, तो उस कीचड़ में कहीं ये इस बार न गाड़ी न फंस जाए, उसका डर है। और इसीलिए इस तरह के राजनीतिक बयानबाजियां हो रही है, जो मुझे लगता है कि ज्यादा समय चलने वाले नहीं है।
और जिसको बार बार उन्होंने कहा, ये हर बार लोगों को अपील नहीं करने वाले, आप कितना विक्टिम कार्ड खेलेंगे? लोग क्या भूल जाएंगे कि बेरोजगारी और गरीबी का आलम क्या है, महंगाई कहां है? वो मोदी जी के 56 इंच केवल छाती देखते रहेंगे क्या? मुझे लगता है कि इस ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये घड़ियाली आंसू और ये नाटकीयता अब बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं। राहुल गांधी की मेहनत भी काम कर रही है और पूरा विपक्ष जो इस समय एकजुट होते हुए दिख रहा है, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी जी को परेशानी है। जी जी, परेशानी दिखाई दे रही है, और खासकर ठीक कह रहे थे प्रोफेसर साहब, और आपने भी उस बात की तरफ इंगित किया कि विषय गोदी मीडिया ही नहीं, मैं थोड़ा सा और इसको पीछे ले जाऊं। विषय तो वहीं से तय होकर के आते हैं कि आपको डिबेट किस पे करनी है, कौन सा विषय चलेगा आज, और ये प्रोजेक्ट सबको मिलता है। और अगर आपको देखना हो तो कुछ चैनलों के केवल हेडलाइन आप पढ़ लीजिएगा, किसी भी दिन कोई बड़ा इशू रहे, वो आपको एक जैसा लगेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहां से बन करके आया है। गोदी मीडिया को यूं ही गोदी मीडिया नहीं कहा जा रहा है, उसकी स्वायत्तता उसने खुद गिरवी रख दी थी। जो विधानसभा में हुआ, जो पीटे गए, पहले उन्होंने दिखाया, अपना रोष भी दिखाया। और मुझे लगता है कि हम सब उन पत्रकारों के साथ खड़े हैं। अगर कोई भी इस तरह की अभद्रता होती है, ये सीधे तौर पर चौथे स्तंभ पर हमला है। लेकिन सवाल ये है कि जिन पर अटैक हुआ वो खड़े हैं क्या? वो ठोके पीटे भी गए और बाद में किन परिस्थितियों में वो नतमस्तक हो गए, इसको भी देखने की जरूरत है। दरअसल ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो है समाज को आज्ञा पालक बनाना। उसमें चाहे साधारण व्यक्ति हो, या कोई पत्रकार हो, या कोई मंत्री हो, या चाहे जो हो। आप देखिए बीजेपी के जितने मंत्री हैं जी, क्या वो अपना काम कर रहे हैं? और आप कितने मंत्रियों को जानते होंगे? कसमसा तो सब रहे हैं भीतर ही भीतर। और ये जो अंदर आग सुलग रही है, उसका जब विस्फोट होगा तो बीजेपी कहां और कितना बचेगी, ये बाद में देखने की बात है। लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिसमें एकजुट रहने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और तो है ही हमारे सामने, गडकरी साहब के साथ भी क्या होगा, जबकि ये माना जाता है कि गडकरी साहब तो नागपुर से हैं और संघ के ज्यादा करीब है। लेकिन संघ को भी एक तरह से मोदी जी ने अपने मातहत बना लिया है। यह भी एक कंट्राडिक्शन है संघ और बीजेपी के भीतर का। और ये क्या गुल खिलाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। वो बात अलग है कि वो संगठन इस तरह के हैं कि जहां चीजें बहुत खुलकर के नहीं आती हैं, और उन पर डिस्कशन करने की हिम्मत तो किसी को होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। क्योंकि प्रोजेक्ट जो मिला हुआ है, विज्ञापन मिलेगा कहां से? ये तो सारे चैनल विज्ञापन पर चल रहे हैं। विज्ञापन एक ही शर्त पर मिलता है कि इस हेडलाइन पर आपको डिबेट करना। तो ये जो गुब्बारा फुलाया गया है कारपोरेट हिंदुत्व के जरिए, और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट कर दिया है, और बीबीसी की रिपोर्ट ने भी, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री ने जो कह दिया है कि वो दंगे जो हुए, दंगे क्या, वो एक तरफा नरसंहार था, उसमें सरकार की क्या भूमिका थी, ये बीबीसी ने क्लियर किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने दिखा दिया है कि अडानी साहब और मोदी जी में क्या गठजोड़ रहा, इस गठजोड़ का काला अध्याय क्या है, कैसे अडानी 609वें स्थान से 2022 में आकर के दूसरे नंबर के अरबपति बन गए। इनकी जो यात्रा है, अगर आप थोड़ा सा देखिए, 2002 में उन दंगों के बाद सीआईआई ने जब मोदी सरकार की आलोचना की, तो वहीं से ये कारपोरेट हिंदुत्व जो गुजराती मॉडल है वो प्रकट हुआ। और उसमें अडानी साहब ने भूमिका अदा की, जब उन्होंने एक गुजराती उद्योगपतियों का अलग से ग्रुप बनाया, और उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ। तो 2002 के बाद जो मोदी और अडानी के बीच का जो गठजोड़ तैयार हुआ,
उसने उस कारपोरेट हिंदुत्व को आगे बढ़ाया और 2014 तक आते आते मोदी जी की हिम्मत की मैं दाद दूंगा कि जब वो दिल्ली में शपथ लेने के लिए आए तो वो स्पष्ट अक्षरों में लिखे हुए अडानी उस रथ पर सवार होकर के आए। मोदी जी ने छिपाया नहीं, इसीलिए वो 56 इंच की छाती है उनकी। लेकिन हिंडनबर्ग ने जो किया वो दिखा दिया कि कहां कितना घपला है। 7 कंपनियां तो अडानी साहब की ऐसी हैं जिसकी संपत्ति को 85% बढ़ा करके दिखाया गया है। उसमें जो पैसा लगा हुआ है दुनिया के तमाम जो इंडस्ट्री जो मार्केट है उसका तो लगा ही हुआ है। एसबीआई और एलआईसी का पैसा है। एसबीआई और एलआईसी का पैसा किसका है? हमारे देश के गरीब और मिडिल क्लास का पैसा है। और उसका जो शेयर डूब रहा है, उसको जो नुकसान हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? मोदी जी पर होगी, अडानी जी पर होगी या विपक्ष पर होगी? ये जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। बजाय छापे अडानी के ऑफिस पर होता, वो कहां हो रहा है? वो हो रहा है बीबीसी के कार्यालय पर, वो हो रहा है छत्तीसगढ़ में उसके नेताओं पर। ये कब तक चलेगा और जनता इसको कब तक बर्दाश्त करेगी? सिर्फ इतना ही नहीं है राजीव जी, आप पूरे देश का माहौल देखिए। दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, पिछड़ों पर, महिलाओं पर जो क्रूरतम हद तक अत्याचार हो रहे हैं, और सबसे बड़ा अत्याचार तो महंगाई का है, बेरोजगारी का है। इससे बड़ा अत्याचार कोई हो सकता है क्या? वो आपने छीन लिया लोगों का, तो कब तक वो बर्दाश्त करेंगे? ये मुझे लगता है कि इंतहा हो गई है। और यही इंतहा, ये जो गुब्बारा है जो फुलाया गया है, और जो बीजेपी का हम लोग देख रहे हैं, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। साहब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, सबसे बड़ी नहीं है, सबसे धनवान पार्टी है दुनिया की। ये कैसे हो गई? ये कौन सा जादू था? ये कौन धीरेन्द्र शास्त्री जादू कर रहा था कि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी वो हो गई? इसका जवाब तो जनता को देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। जो प्रधानमंत्री कोष था कोरोना के समय, साहब उसका आता ही पता नहीं है। लोग इस देश के लिए कितना पैसा, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 1000 रुपए दिया, और वो फंड पता ही नहीं है, सरकार कह रही है। तो ये जो काला जादू हो रहा है, जब मोदी जी चर्चा कर रहे थे बंगाल में, असल में ये काला जादू हो रहा है। और उस काला जादू में कितने लोगों का मुंह काला होगा ये आगे पता चलेगा। और बीजेपी का हश्र क्या होगा ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि वहां